Hello everyone, my name is Sandeep Khatri and I welcome each one of you to my session on legal update. आज के इस सेशन में हम बात करेंगे एक रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की। सबसे पहले जानेंगे द फैक्ट्स ऑफ द केस, उसके बाद ट्रायल कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट ने उस केस में क्या डिसीजन दिया और फिर फाइनली किस तरीके से ये केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट के सामने कौन कौन से इश्यूज थे और सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया विद इट्स रीजंस। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब भी आपने कभी आईपीसी पढ़ा होगा या भारतीय न्याय संहिता पढ़ा होगा तो एक इलस्ट्रेशन आपने जरूर पढ़ी होगी और वो इलस्ट्रेशन थी कि अगर एक पर्सन डूब रहा है तो क्या हमें उसे बचाने के लिए अगर किसी ने कोशिश नहीं की तो क्या उन्होंने कोई ऑफेंस किया। एंड उस क्वेश्चन का आंसर आता था नहीं। मोरली हमने जरूर एक गलत काम किया है लेकिन लीगली हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। लेकिन अगर इसी इलस्ट्रेशन में लाइफ गार्ड आ जाता था और लाइफ गार्ड ने भी डूबते हुए पर्सन को जानबूझकर नहीं बचाया तो उस केस में उसे तो पनिशमेंट मिलती ही मिलती है। क्यों? क्योंकि वहां पर उसकी ड्यूटी थी कोई भी पर्सन जो कि डूब रहा है उसे बचाने की। अब जैसे ही आपके दिमाग में ये इलस्ट्रेशन रिफ्रेश हो चुकी है तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले केस की साइटेशन देखते हैं। ताहिर वजीउद्दीन रंगवाला एंड अनदर वर्सेस द स्टेट ऑफ गुजरात 2026 सुप्रीम कोर्ट। सबसे पहले केस के फैक्ट्स को जान लेते हैं। यहाँ पर तीन दोस्त हैं जो कि एक रिवर बैंक के पास जाते हैं वहां पर खेलने के लिए और उसके बाद वहां पर स्विमिंग करने के लिए। अब वो रास्ते में से 4 सोडा बॉटल भी लेते हैं ताकि वो अपनी पार्टी को एंजॉय कर सके और उसके बाद वहां पर एक मिस हैपनिंग होती है और उनमें से एक दोस्त जो है वो डूब जाता है। अब जैसे ही एक दोस्त डूब जाता है तो बाकी दो दोस्त पहले तो शॉप पर जाते हैं और वो अपनी चारों बॉटल्स जो है वो रिटर्न कर देते हैं जो कि खाली हो चुकी होती है उस वक्त तक, और उसके बाद मूवी देखने चले जाते हैं। अब ये सुन के ऑब्वियसली सबको अजीब लगेगा कि भाई दोस्त थे तो फिर इस तरीके का बिहेवियर किस तरीके से शो कर सकते हैं। अगर उनका दोस्त डूब भी गया था तो सबसे पहली चीज तो ये कि वो फटाफट से फैमिली को इन्फॉर्म करे कि सो एंड सो चीजें हो गई हैं, ठीक है, लेकिन वो वहां पर मूवी देखने के लिए चले जाते हैं। ठीक है, अब जब विक्टिम जिसकी डूबकर जो है मौत हो जाती है वो जब अपने घर नहीं पहुंचता है तो शाम को उसके घर वाले उसको ढूंढने के लिए निकलते हैं और उनको सारे इन फैक्ट्स के बारे में जानकारी होती है और यहाँ पे जो है एफआईआर लॉन्च होती है अगेंस्ट बोथ द फ्रेंड्स और उनके ऊपर एलिगेशंस लगाई जाती हैं। मर्डर सेक्शन 302, सेक्शन 201 जिसमें कि एविडेंसेस मिटाने के लिए, और इसके अलावा 120 बी जो कि आपकी हो जाती है द पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल कंस्पिरेसी। ठीक है, तो ये चार्जेस जो हैं दोनों दोस्तों पर लगाए जाते हैं और ट्रायल कोर्ट में केस चलता है। ट्रायल कोर्ट जो है वो फैसला सुनाती है कन्विक्शन का। उसके बाद अपील में जाते हैं और अपील में गुजरात हाई कोर्ट भी जो है यही फैसला सुनाती है, दैट इज ऑफ कन्विक्शन। ठीक है, अब मुद्दा पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो यहाँ पे जो अपिलेंट हैं जो दोनों फ्रेंड्स थे वो अपील में यहाँ पर आते हैं और अब सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या इशू होता है टू डिसाइड द केस। सबसे पहला, वेदर द डेथ वाज होमिसाइडल और एक्सीडेंटल। तो सबसे पहला तो यही कि भाई जो डेथ हुई है वो कैसे हुई है, और दूसरा कि जो पोस्ट इंसिडेंट मतलब डेथ होने के बाद जिस तरीके का कंडक्ट था, ठीक है जी, जो कि मोरली तो ऑब्वियसली गलत है, मोरली तो कंप्लीटली गलत है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो वो जो स्पॉट से भाग जाते हैं और जाकर मूवी देखते हैं, ठीक है, तो क्या ये सफिशिएंट है टू प्रूव कि हाँ वहां पर मर्डर ही हुआ है और मर्डर भी जो है उन दोनों फ्रेंड्स ने ही किया है। यहाँ पर सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस भी हैं फ्रेंड्स के अगेंस्ट और लास्ट सीन थ्योरी में भी जो है वो एक्यूज्ड के ऊपर फिट बैठती है कि भाई लास्ट टाइम भी उन्हीं के साथ देखा गया था। अब देखते हैं कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया और उससे भी इंपॉर्टेंट कि वो डिसीजन दिया क्या। सो सुप्रीम कोर्ट अलाउड द अपील। इसका मतलब कि जो ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दी थी उसको सेट असाइड कर दिया गया
और यहाँ पे दोनों के दोनों अपेलेंट्स का एक्विटल हो गया। अब आते हैं रीजंस पे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किन बेसिस पर दिया। सबसे पहला, मेडिकल एविडेंस सपोर्ट्स एक्सीडेंटल ड्राउनिंग। ठीक है जी, तो आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हो कि एक्सपर्ट एविडेंस जो है वो ये सपोर्ट करता है कि जो डेथ हुई है वो एक एक्सीडेंटल ड्राउनिंग है, विच मीन्स बाय एक्सीडेंट जो है उस फ्रेंड की डूब कर डेथ हो गई है। ये होमिसाइड नहीं है, यहाँ पर हत्या नहीं की गई है। ठीक है, उसकी बॉडी पे माइनर इंजरीज भी मिली थी, बट एक्सपर्ट्स का कहना है, डॉक्टर्स का कहना है कि वो जो इंजरी उसकी बॉडी पर मिली है वो इस वजह से हो सकती है क्योंकि डूबने के बाद जो बॉडी ने फ्लोट किया है उसमें वो इधर उधर अगर बॉडी गई है तो वहां पे पत्थर वत्थर लग के जो है वो माइनर इंजरीज उनको पहुंची है। बट एक्सपर्ट एविडेंस यही कहता है कि उनकी जो डेथ हुई है वो डूब कर ही हुई है। आइए जी, सेकेंड, फ्लीइंग एंड रिप्रेहेंसिबल कंडक्ट इज नॉट पर से सजेस्टिव ऑफ मर्डर। देखिए, हर सिचुएशन में किसी इंसान का क्या कंडक्ट रहता है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द सर्कमस्टांसेस में किसी भी पर्सन का जो है वो एक रिएक्शन जो है वो सेम ही रहेगा फॉर मेजॉरिटी ऑफ पर्संस। जैसे कि अगर मैं इसी केस के फैक्ट्स की बात करूं तो ज्यादातर केसेस में अगर इस तरह की सिचुएशन में कोई पर्सन, कोई फ्रेंड्स आएंगे तो वो सबसे पहला काम ये करेंगे कि वो फैमिली के पास जाएं और उनको इन्फॉर्म करें ऑफ द विक्टिम कि भाई इस तरीके से एक्सीडेंट हो गया। तो ज्यादातर लोग यही करेंगे। हो सकता है कुछ लोग ये भी करें कि वो इतना डर जाएं कि वो चुपचाप बस अपने घर चले जाएं और वो किसी को कुछ ना बताएं। सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो पहले आई थिंक मेजोरिटी ऑफ लोग जो है वो यही करेंगे कि फैमिली को इन्फॉर्म कर देंगे। दूसरा, ये भी चांसेस हैं कि वो कंप्लीटली चुप हो जाएं, वो शॉक में आ जाएं क्योंकि अपने फ्रेंड को डूबते हुए देखना और उसकी डेथ देखना वो बहुत हद तक मेंटल इम्पैक्ट भी जो है वो डाल सकती है किसी पर्सन पे, तो वो डर के चुप भी हो सकता है। सो दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। और फिर थर्ड पॉसिबिलिटी जो कि यहां पर देखने को मिली, जो कि विदाउट एनी डाउट रिप्रीहेंसिबल कंडक्ट था, विच मीन्स की कंप्लीटली मॉरली गलत कि भाई ऐसा कुछ हुआ और तुम मूवी देखने के लिए चले गए, विच मीन्स उसके बाद आपने बॉटल्स भी रिटर्न किए हैं शॉप पे, उसके बाद आप मूवी देखने, मूवी इज अ साइन ऑफ एंटरटेनमेंट कि भाई आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हो, इस तरीके के एक्शन के बाद आप मूवी कैसे देख सकते हो? तो वो मोरली तो रॉन्ग है, लेकिन क्या वो लीगली भी रॉन्ग है? क्या इससे हम ये इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि नहीं, इन्होंने ही जो है मर्डर का ऑफेंस किया है? एंड एज पर टू द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, दैट सेज कि देखिए, इस तरह की रिएक्शन से हम ये इन्फ्रेंस नहीं निकाल सकते हैं कि मर्डर भी उन्होंने ही किया है। ठीक है जी। और यहाँ पे इवन कोर्ट ने कहा कि सच पैनिक ड्रिवन, इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं, ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सच पैनिक ड्रिवन फुलिश और इनसेंसिटिव बिहेवियर। तो हाँ, ये एक फुलिश बिहेवियर है, ये एक इनसेंसिटिव बिहेवियर है, लेकिन स्टिल cannot by itself be treated as an incriminating circumstance to convert an accidental drowning into a premeditated murder। तो हम सिर्फ इस बिहेवियर की वजह से हम जो है ये कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि दिस इज द केस ऑफ मर्डर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन पैनिक। देखो, यहां पर यही बात की गई है कि जो ह्यूमन माइंड है ना, वो अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरीके से एक्ट कर सकता है। साइलेंस एंड फियर कैन नॉट ऑटोमेटिकली बी इक्वेटेड टू लीगल गिल्ट। ठीक है, एक और चीज यहां पे बोली गई, द हाइपोथेसिस ऑफ इनोसेंस डज नॉट नीड टू बी प्रूवन बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट। देखो, जब हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम का या फिर इंडियन एविडेंस एक्ट का, तो वहां पर हम एक टॉपिक और पढ़ते हैं कि इंडियन एविडेंस एक्ट एंड बीएसए दोनों का एप्लीकेशन क्रिमिनल प्रोसीडिंग और सिविल प्रोसीडिंग दोनों पर होता है। लेकिन क्रिमिनल केसेस में अगर हमें प्रोसिक्यूशन को ये प्रूव करना है कि सो एंड सो ऑफेंस इन्होंने ही किया है, तो उसे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जाकर
प्रूव करना होता है, लेकिन क्या इनोसेंस को भी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना होता है? एंड द आंसर इज नो। इनोसेंस को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जाकर प्रूव नहीं करना होता है। तो एक और जो है इन शॉर्ट कि डिफेंस थ्योरी जो है यहाँ पर और ज्यादा जो है इस पॉइंट पर आकर स्ट्रॉन्ग बन जाती है, और जिसको हम कहते हैं द लास्ट नेल इन द कॉफिन का काम किया द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कमस्टांशियल एविडेंस ने। जब हम बात करते हैं सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस की, तो पहला ही कॉन्सेप्ट ये आता है कि इट इज नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, राइट। और दूसरा ये कि सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस के केसेस में वो जो चेन है वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए टिल जब आप प्रूफ करते हो कि एक्यूज ने ही ऑफेंस किया है। लेकिन यहां पर चेन बार बार ब्रेक हो रही थी, चाहे वो आपकी लास्ट सीन थ्योरी हो या अदर कॉन्सेप्ट्स। तो इस वजह से यहां पर कोर्ट ने एक्विटल जो है वो किया। आई होप द केस इज क्लियर। चलिए जी, नाउ कमिंग टू द एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसका आंसर आप करेंगे कमेंट्स में। अंडर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इफ एन अक्यूज्ड पर्सन फ्लीज द सीन आफ्टर देयर फ्रेंड एक्सीडेंटली ड्रोन्स एंड फेल्स टू इन्फॉर्म एनीवन ड्यू टू पैनिक, तो ये किस चीज को जो है प्रूफ करता है? पहला, ऑटोमेटिकली ट्रीटेड एज conclusive proof of murder. It shifts the burden of proof to the accused to prove their innocence. It may be morally wrong, but it does not by itself prove homicidal guilt. And the last one, it proves motive. तो आउट ऑफ ऑल दीज 4 ऑप्शंस अगर आपको ये केस क्लियर है तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। सो आज के लीगल अपडेट में इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट लीगल अपडेट में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर एंड यस, इट्स टाइम टू से